चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि मैट्रिक्स हम किस तरीके से बना सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को यूज़ करके। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स आपका रोज़ होती हैं और उसमें कॉलम्स होते हैं कुछ, और उन रोज़ और कॉलम्स में डाटा होता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि A11 A12 A अप टू 1n ये आपकी एक रो है, देन सेकंड रो है, ऐसे ही आपका ये कॉलम है एक। ओके, तो आप जाके यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आपको नहीं पता देन आप यहाँ पे इस तरीके देख सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ग्रेड में जो है ये आपका कॉलम है, सेकंड में दूसरा कॉलम है, अप टू n कॉलम हो सकते हैं। इस तरीके से आपकी जो ग्रीन के अंदर यहाँ पर है ये 1 फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। अब इसके हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हमें एक क्लास बनानी है। तो जैसे हम ऊप्स कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें उसकी प्रॉपर्टी सोचनी है। तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी रोज़ और उसके कॉलम और उसका डाटा। तो अभी मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप लिया है, आप चाहें तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इसको। आप यहाँ पे डबल या फ्लोट भी ले सकते हैं, या फिर अगर जेनरिक बनाना चाहते हो तो जेनरिक भी बन सकती है। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पे भी मैंने सिर्फ और सिर्फ इंटीजर यहाँ पे डाटा टाइप लिया है इसका। तो यहाँ पे रोज़ इसकी प्रॉपर्टी हो गई, देन इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कॉलम, और तीसरा हो गया मेरे पास डाटा। अब इन तीनों को बनाना है मेरे को प्राइवेट, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात की जाए या जावा की बात की जाए तो प्राइवेट मतलब हम इसको एक्सेसिबल नहीं कर सकते आउटसाइड द क्लास। देन मैंने यहाँ पे एक स्कैनर भी लिया है और उसको फाइनल स्टैटिक बनाया है। वो इसलिए लिया है, अगर मेरे को यूज़र से इनपुट कराना पड़ जाए डाटा तो मैं यूज़र से इनपुट करा सकता हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करा इस क्लास के अंदर। तो मेन हम जो कंसंट्रेट रहेंगे कि किस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल को यूज़ करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर की बात करें, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर आता है किसी भी क्लास को बनाने के बाद। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको ये वैल्यूज़ मैंने पास कर दी, रोज़ कॉलम और डाटा। आप चाहें तो डाटा बाहर से पास कर सकते हैं, तो उस केस में डाटा आपका यहाँ पे डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा। तो दिस मतलब कि इस वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो दिस डॉट रोज़, क्योंकि मैंने यहाँ पे पैरामीटर में दोनों जो भी मेरे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं और जो मेरे यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स हैं जो मैं पास कर रहा हूँ पैरामीटर्स, उनका नाम सेम है, इसलिए मुझे यहाँ पे दिस का यूज़ करना पड़ा। अदरवाइज़ मैं इसको इस तरीके भी लिख सकता था, यहाँ पे आर कर देता इसको और इसको यहाँ से दिस हटा देता, देन दैट इज़ आल्सो फाइन। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको आर कर देते हैं। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, बट बेस्ट वे होता है कि आप उसको अगर नेम सेम रखते हैं तो हम दिस यूज़ कर लेते हैं। तो इसको वैसे ही छोड़ देते हैं फिलहाल। तो हमने इसको दिस कर दिया, दिस डॉट रो इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको रोज़ भी कर देते हैं वापस, रोज़। देन उसके बाद आप सेकंड एक और अगर चाहें तो एक और यहाँ पे मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। दूसरे कंस्ट्रक्टर में सिर्फ मैंने रोज़ और कॉलम पास किए हैं, और यहाँ पे मैं वैल्यू को इनिशियलाइज कर देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे इसको मेमोरी एलोकेट कर दी डाटा को, यहाँ पे मैंने बाहर से कुछ पास नहीं करा। तो जब हम इस तरीके का कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं बाद में। देन तीसरा कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर मैंने रोज़ भी पास करी है, कॉलम भी पास करा है, और कभी कभी हमें ऐसी मैट्रिक्स चाहिए होती है जिसके अंदर कुछ वैल्यू हम इनिशियलाइज कर सकें। तो यहाँ पे जैसे हो सकता है कि आप चाहते हैं इनिशियली सारी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो उनकी वैल्यू 0 हो या 1 हो, तो वो भी हम अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हमें यहाँ पे जो अभी हमने देखा कि मैट्रिक्स हमारा रोज़ और कॉलम्स का कम्बिनेशन होता है, तो एक तरीके से टेबुलर फॉर्म का डाटा है। तो जब भी हमारे पास इस तरीके का डाटा होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें दो लूप यूज़ करने होते हैं, फोर का एक आउटर लूप और एक इनर लूप। और ये आई और जे इंडेक्स को हम, तो आई जो मेरा है वो मेरा रोज़ तक चलेगा और जे मेरा कॉलम तक चलेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डाटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो दिस डॉट डाटा, इसका डाटा हो गया आई एथ और जे एथ, इसको मैंने जीरो से इनिशलाइज कर दिया। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे वैल्यू से इनिशलाइज करना चाहिए, तो इसको यहाँ पे मैं वैल्यू से इनिशलाइज करता हूँ जो भी मेरी वैल्यू पास होगी बाहर से। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं। उसके बाद जब आप कंस्ट्रक्टर लिख लें तो हमें करना क्या है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो एक बार पहले ऑब्जेक्ट बना के देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रिंट देखेंगे कि वैसे प्रिंट कर सकते हैं मैट्रिक्स को। तो चलिए ऑब्जेक्ट देख लेते हैं किस तरीके से मैंने बनाया है। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है इसका, इस लाइन पे आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स बना दी मैंने, एम नाम से इसका ऑब्जेक्ट है, इक्वल्स टू न्यू का यूज़ करना होगा और मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आपको पता है यूजली एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पे मैंने 3,3, तो 3 रो 3 कॉलम और डाटा मैंने 1, तो डाटा 1 मेरा यहाँ पे मैंने ये डाटा अपना बना लिया। तो इस डाटा में आप देखेंगे ये डाटा किस तरीके का डाटा है मेरा। यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से इसको थोड़ा सा और रिप्रेजेंट किया जाए इस तरीके से तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये डाटा मेरा, ये मेरा 3x3 की एक बेसिकली 2 डायमेंशनल एरे है, 3x3।
तो इसको मैंने यहाँ पे पास करा डाटा वन के अंदर। तो इसका मतलब जो मेरी मैट्रिक्स एम बन गई उसके 3/3 मैंने उसको बता दिया और यहाँ पे उतना ही मैंने डाटा पास कर दिया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका भी है जिस तरीके से हम बना सकते हैं मैट्रिक्स, जो मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया। तो फिलहाल मैंने इस तरीके से बना दिया। अब देखते हैं इसको हम प्रिंट करके देखते हैं पहले। तो प्रिंट के लिए मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे एम मेरा ऑब्जेक्ट है तो मेरे को प्रिंट मैट्रिक्स करके फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट मैट्रिक्स फंक्शन मेरा बनेगा, ये पब्लिक होगा, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास, इसलिए मैंने पब्लिक बनाया है। वॉइड इसलिए करा क्योंकि मैं कुछ रिटर्न नहीं करना चाहता। और प्रिंट मैट्रिक्स में क्या होगा, सिंपली जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था जब कंस्ट्रक्ट किया था हमने ऑब्जेक्ट को, तो उसमें सेम यहाँ पे भी 2 लूप होंगे और 2 लूप चलने के बाद यहाँ पे जस्ट मैंने एक नोटेशन में इसको प्रिंट कर दिया गया है। तो आप चाहे तो किसी और नोटेशन के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। तो जस्ट मेरे को डाटा को एक्सेस करना था, डाटा ith एलिमेंट और jth एलिमेंट को। तो इस तरीके से अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करके हम देख सकते हैं। तो हम प्रिंट कर लेते हैं एक बार। तो बाकी चीज़ें मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसी को प्रिंट करते हैं। कमेंट कर दिए सब चीज़ें। अभी सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे इसको भी कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर देते हैं। सिर्फ मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ अभी मैट्रिक्स एम को, और इसको अनकमेंट कर लेते हैं इस लाइन को, और तो इस तरीके से लिख लेते हैं। ये मेरी लाइन प्रिंट होनी चाहिए। इसको चलिए चेक करते हैं। ये मैं रन करता हूँ, यहाँ से रन करने के बाद मैंने चेक किया तो देखिए डाटा मेरा एग्जैक्टली यही आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 1 1 1। तो यही मेरा डाटा था। तो 0 0 मेरी यहाँ पे इसकी पोजीशनिंग होगी, जिस तरीके से आपकी यहाँ पोजीशनिंग करते हैं 0 0 यहाँ पे आपका 1 1 होता है। लेकिन हम लोगों को जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो हमारा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना दी। अब उसके बाद यहाँ पे अब हमें ऑपरेशन सोचने की कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो एक तो हमने प्रिंट देख लिया, उसके बाद हम कर सकते हैं इसकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए पहले एडिशन को समझ लेते हैं। तो एडिशन के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है मेरे को। सबसे पहले मैंने यहाँ चेक लगा दिया है कि जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ मेरे जो इसको कॉल करेगा और जो भी मैंने यहाँ पे पास करा है ऑब्जेक्ट, दोनों के रो सेम होनी चाहिए। उसके बाद इनके कॉलम भी सेम होने चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो डायमेंशन इनकी अलग हो गई, देन हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एडिशन तभी हो सकती है जब दोनों की डायमेंशन सेम हो। उसके बाद यहाँ पे सिंपली रिजल्ट की मैंने मैट्रिक्स बना ली सेम रोज़ और सेम कॉलम को यूज़ करके, और जस्ट फिर सिंपली वही आपका 2 फॉर लूप यूज़ करने के बाद मैंने डाटा को, जो मेरे डाटा था, ये मेरी फर्स्ट जिसने कॉल किया था और जो मेरा पास हुआ था पैरामीटर, दोनों के डाटा को ith और jth एलिमेंट को ऐड करके एक नई एलिमेंट नया मैट्रिक्स बना के उसको मैं रिटर्न कर दिया। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डाटा मेरा ये दूसरा डाटा हो गया, या फिर चलिए सेम मैट्रिक्स पे ही चेक कर लेते हैं हम। तो मैंने इस तरीके से कोड लिखा था, इसको पे रन कर लेते हैं। प्रिंट के बाद सेम ही मैट्रिक्स को ऐड कर देता हूँ। तो मैंने एम के अंदर ही एम ऐड कर दिया। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे एक लाइन और लगा देते हैं ताकि क्लैरिटी मिल जाए। तो रन किया मैंने। तो रन करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे जो मेरी ये रो थी ये ऐड हो गई, 1 1 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, और 3 6 हो गया। तो ये आपने देखा इसके अंदर पूरा मेरा एडिशन हो गया। सिमिलरली मेरी सेकंड रो पूरी 4 5 और 6 से 8 10 और 12 हो गई, और थर्ड रो मेरी 1 1 1 से 2 2 2 हो गई। तो इस तरीके से मैंने इसको एडिशन कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मेन मल्टीप्लिकेशन। तो कि मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, या फिर ट्रांसपोज देख लेते हैं पहले। ट्रांसपोज थोड़ा इजी है, ट्रांसपोज देख लेते हैं। तो ट्रांसपोज में कुछ नहीं करना है। तो ट्रांसपोज आपका तभी होता है जब, ट्रांसपोज का मतलब है कि आपके रोज़ को कॉलम से चेंज कर देना है। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एक ट्रांसपोज नाम की मैट्रिक्स बना ली, और वही आपका सेम लूप चला रोज़ और कॉलम का। उसके बाद ट्रांसपोज जो मेरी यहाँ पे नई मैट्रिक्स थी उसके अंदर मैंने इंडेक्स यहाँ पे चेंज कर दिए। मैंने पिक किसको करा, मैंने यहाँ पे ith और jth एलिमेंट को पिक करा, और उसको मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे j और i। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने रोज़ को कॉलम से चेंज कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया। तो ट्रांसपोज को एक बार रन करके देख लेते हैं।
पे चलिए एम का ही ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो मैं एम कर देता हूँ। एम को ट्रांसपोज करने के बाद मैंने प्रिंट भी कर लिया है। फिलहाल मैं ये आपका एडिशन हटा देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ अब ट्रांसपोज आपको शो होगा स्क्रीन पे। रन किया, रन करने के बाद आपने देखा यहाँ पे देखिए 1 था, और फिर ये 2 था, और ये 3 था। अब ये देखिए ये आपका 1 2 और 3, तो फर्स्ट रो आपकी फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई। देन 4 5 और 6 था, ये 4 5 और 6 आपका कॉलम में कन्वर्ट हो गया। देन ये लास्ट आपकी रो थी, ये आपकी कॉलम में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से आपका ट्रांसपोज वर्क करेगा। चलिए अब देखते हैं सबसे जो थोड़ा सा टफ रहता है वो है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि जब भी हम ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस केस में जो आपकी ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स की रो सेम होनी चाहिए। पहला ये कंसेप्ट आपको याद रखना होगा। दूसरा, जो मेरी सी मैट्रिक्स बनेगी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी डायमेंशन हो जाएंगी मेरी एम, जैसे कि यहाँ पे एम और पी आप देख पा रहे हैं। तो डायमेंशन ऑफ ए बी हो जाएगी आपकी एम क्रॉस पी, मतलब कि ए की रो और बी का कॉलम। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 हैं दोनों ही, तो इसमें तो कोई इशू ही नहीं आएगा। उसमें मल्टीप्लिकेशन आपकी कैसे होती है, A1 B1, तो वो आपकी पहली रो है, पहली रो का जो आपकी बी मैट्रिक्स है उसके कॉलम से। तो A1 की मल्टीप्लाई A2 से प्लस B1 की मल्टीप्लाई C2 से। तो आपने यहाँ पे देखा कि एलिमेंट मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। देन A1 की मल्टीप्लाई, तो आपने क्या देखा यहाँ पे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन अब सेकंड कॉलम से होगी। उसके बाद सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से, और ये हमारे एलिमेंट इस तरीके से आ जाएंगे। तो चाहे आपकी 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स हो चाहे 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स हो, तो उसको समझने के लिए किस तरीके से हमें लिखना है तो अभी हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास, इसको समझते हैं इस तरीके से। सपोज मेरे पास यही मैट्रिक्स है जो हमने यहाँ पे रन करी। इस मैट्रिक्स में हमने देखा था कि हमारे जो एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 1 1 1। तो यही यहाँ पे मैट्रिक्स मैंने लिखी है 1 2 3 4 5 6 1 1 1। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरी मैट्रिक्स से जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो चलिए पहले दो मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स देखते हैं हमारे पास। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये थी, एंड देन बी मैट्रिक्स, ये रही डाटा है मेरे पास। ये मेरी बी मैट्रिक्स है, इसको हमने इस तरीके से बना देते हैं ताकि थोड़ा विजुलाइज हो जाए। ये मेरी सेकेंड मैट्रिक्स हो गई। अभी ट्रांसपोज हटा देते हैं, नहीं करना है। प्रिंट भी हटा देते हैं, प्रिंट भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये लाइन भी हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक एन मैट्रिक्स बना देते हैं पहले। तो मेरे पास ऑलरेडी कोड लिखा है, तो मैंने एन मैट्रिक्स बना दी, ये 3/2। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, और इसमें डाटा 2 मैंने ऐड कर दिया। तो डाटा 2 में मेरे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये दो मेरी मैट्रिक्स बन गई। अब क्या करना है, मेरे को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन का आउटपुट सपोज मेरे पास एक आर मैट्रिक्स में आ रहा है, और मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई का मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैंने इसको प्रिंट कर लिया। तो अब हमें एम मैट्रिक्स ने कॉल, ये मेरी कॉलिंग, इसने कॉल करा मल्टीपल को, और ये मेरा पैरामीटर हो गया। तो एन मेरे को पास कर दिया मैंने। सबसे पहले आपने देखा ये 3 क्रॉस 3 है और ये 3 क्रॉस 2 है। तो 3 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2 में, तो आपने देखा कि ये 3 आपका इसका कॉलम हो गया और ये इसकी रो, ये सेम हो गई। तो इसका मतलब कि मेरा ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, और मेरा आउटपुट किस फॉर्म में आएगा, 3/2 की फॉर्म में आएगा। तो अब मल्टीप्लाई में देखते हैं किस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन करा है। तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको ये सोचना होगा कि इंडेक्सेस मेरे किस तरीके से चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप अपना लॉजिक नहीं लिख पाएंगे। तो आप मल्टीप्लिकेशन में लॉजिक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेरा पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा वो इस तरीके से एलिमेंट चलेगा कि जो मेरी फर्स्ट रो होगी वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। बेसिकली एक एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होने के बाद सम होगा। दैन फिर फर्स्ट रो मेरी सेकंड कॉलम के साथ होगी। तो अगर आप इस तरीके से इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A0, ये 0 0, यहाँ पे फिर B00 से हुआ। फिर ए की वैल्यू मेरी बढ़ेगी क्योंकि ए का मेरा सेकंड एलिमेंट आएगा, और यहाँ पर भी मेरी बी की वैल्यू बढ़ेगी। तो बी की मेरा कॉलम चेंज होगा। तो बी में मेरा 1 0 हो गया, सॉरी बी के अंदर मेरी रो चेंज होगी, यहाँ पे रो चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे मेरा कॉलम चेंज होगा। ए के अंदर मेरा कॉलम चेंज होगा, ए का आपने देखा कॉलम चेंज हुआ, और बी का आपने देखा रो चेंज हो गई।
देन यहाँ पे थर्ड एलिमेंट आएगा, थर्ड एलिमेंट में भी ऐसे ही मेरे को मेरा ए का तो कॉलम चेंज हुआ और बी की मेरी यहाँ पे रो चेंज हो गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका ये पूरा का पूरा, जैसे आपका ये इस पूरी ए वाले, अगर हम ए को देखेंगे तो ए को एक्सेस करने के लिए मेरे को दो लूप चाहिए। तो पहले मैं दो लूप लिखता हूँ। तो पहले मैंने दो लूप लिख दिए, ये आई और जेथ वाला। इससे मेरे को ये वाली पूरी की पूरी रो मिल जाएगी। लेकिन मुझे ये रो कितने टाइम चाहिए? ये रो मेरे को चाहिए जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं यहाँ पे, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने टाइम्स मेरे को ये रो चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये मैंने आई और जे चलाया और फिर बीच में मैंने इसके के लगा दिया। के इसलिए लगा दिया क्योंकि मेरे को जो जेथ है, जे को मेरे को कितनी बार चलाना है? जितनी बार मेरे एन के कॉलम है। तो एन मेरी सेकंड मैट्रिक्स थी, उसके कितने कॉलम है? दो में कॉलम है। तो यहाँ पे मेरे को जो के वाला लूप है वो तभी तक चलाना है जब तक मेरी जो भी मेरा सेकंड मैट्रिक्स है उसके कॉलम तक। तो आप इसको देखेंगे कि आप जब इसको रन करेंगे उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे सम देखना है, क्योंकि सम मेरा हर बार जीरो रखना पड़ेगा जब भी मेरी पूरी की पूरी एक इसकी पूरी मल्टीप्लाई होगी एक एक एलिमेंट करके। फर्स्ट रो की यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इस तरीके से आप डाटा मेरे को मिल गया, फर्स्ट एलिमेंट को मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया, देन सेकंड एलिमेंट को स्टोर कर लिया इस तरीके से एन से निकाल के। तो जो सेकंड एलिमेंट होगा उसमें आपने देखा यहाँ पे जे और के लिखना पड़ेगा मेरे को। जे और क्यों क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि जे मेरा यहाँ पे रो है और के तो मेरा कॉलम है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मेरे को एक इंडेक्सिंग किस तरीके से करनी है। उसके बाद दोनों की प्रोडक्ट कर दी और प्रोडक्ट करने के बाद इसको मैंने सम में, यहाँ पे सम मैंने इनिशियलाइज जीरो कर दिया। तो जितने भी मेरे सम होंगे उन सबको एडिशन मेरे को करना है। तो कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन? जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है, तो ए का ए के साथ पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर बी का एम के साथ, फिर सी का पी के साथ। तो मैंने यही यहाँ पे करा है। उसके बाद एडिशन कर दिया। तो मेरे यहाँ पे सम मेरे को जीरो करना पड़ेगा हर बार। फिर मैंने एक नई यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना ली और उसका साइज भी मैंने अकॉर्डिंगली लिख लिया कि दिस कि जो पहली मेरी ए मैट्रिक्स है उसके रो और जो बी मैट्रिक्स है उसका कॉलम। उसके बाद यहाँ पे जो इंडेक्सिंग मेरे को देखनी है कि यहाँ पे आई और के आएगा। आई और के क्यों आएगा? क्योंकि ith आपकी यहाँ पे एलिमेंट आप देखेंगे कि ith एलिमेंट है और kth आपकी रो है, kth रो है और उसमें मेरे को सम को ऐड करना है। तो इस तरीके से अब आप यहाँ पे फिर रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। इनको आपको जब रन करना है तो रन करने के लिए आपने करना क्या है, कई सारी मैट्रिक्स को ट्राई करना है। अदरवाइज आप नहीं श्योर हो पाएंगे कि आपका कोड ठीक से रन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। चलिए यहाँ पे दो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये मेरे पास दो मैट्रिक्स थी, इनका मल्टीप्लिकेशन इसका प्रिंट करके देखते हैं। तो मैं एन मैट्रिक्स को प्रिंट भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एम तो मेरे पास ऑलरेडी प्रिंटेड है, इसको प्रिंट कर लेते हैं एम मैट्रिक्स को भी। तो एम मैट्रिक्स को प्रिंट कर दिया, ऐसे सिमिलरली मैंने एन मैट्रिक्स को प्रिंट कर दिया। उसके बाद दोनों के मल्टीप्लिकेशन को आर में स्टोर करा और उसको प्रिंट करा। चलिए रन करते हैं। यहाँ पे एक बार सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो भी लगा देते हैं, तो रन करते हैं। तो रन करने के बाद आपने देखा, ये देखिए पहली मैट्रिक्स, ये दूसरी मैट्रिक्स और इसका आउटपुट इस तरीके से आपका आता है यहाँ पे। और ये आउटपुट मैंने चेक कर लिया, आप लोग भी चेक कर सकते हैं इसका आउटपुट। चलिए दूसरा केस चला के देखते हैं इस बार। तो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स थी ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 1। तो ये 3 × 2 की मैट्रिक्स हो गई और दूसरी मैट्रिक्स थी मेरी 2 × 1। तो दोनों को प्रिंट करते हैं पहले, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। इस वाले कोड को अभी हम हटा देते हैं, फिलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है, कोड हट जाता है यहाँ से। इसको रन करते हैं अब। तो रन करने के बाद आपने देखा कि आपकी मैट्रिक्स एक बार प्रिंट कर लेते हैं दोबारा से। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स आपकी प्रिंट हुई, उसके बाद आपकी बी मैट्रिक्स प्रिंट हुई। बी मैट्रिक्स प्रिंट होने के बाद यहाँ पे चलिए एक और तरीके से लगा लेते हैं ताकि पता लग जाए।
उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को हमने प्रिंट कर दिया ए और बी का। तो देखिए मेरी ए मैट्रिक्स थी इस तरीके से थी 1 2 3 4 5 1 और बी मैट्रिक्स मेरी 2 और 4। देन इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आउटपुट इस तरीके से आ गया। तो आप बाकी डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा कि आज किस तरीके से हम एक मैट्रिक्स को बना सकते हैं। अगर आपने स्कैनर क्लास को यूज़ करना है, देन स्कैनर को मैंने यहाँ पे यूज़ करा है अपडेट के अंदर। अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो आप यहाँ पे स्कैनर के ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। इन डॉट नेक्स्ट इंट से आप इंटीजर लेते रहिए और डाटा में इनपुट कराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।